हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के क्वेश्चंस, जो कि इकोलॉजी यूनिट का एक पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोलॉजी नीट में जेनेटिक्स जितना वेटेज रखती है, यानी लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस इस यूनिट से एनटीए पूछता है। तो आपको ये यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करनी है और किसी भी दूसरी रिफ्रेशर से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से इसको पढ़िएगा। एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल को हाईलाइट करना है। कुछ नो डाउट इकोलॉजी जो है वो काफ़ी थ्योरेटिकल है, बट उनमें कई सारे चीज़ों में कॉन्सेप्ट्स भी छुपे हुए हैं। जैसे लास्ट चैप्टर हमने जो डिस्कस किया ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन, उसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें रिवाइज करा दी थी क्वेश्चंस के साथ ही। आज हम लोग इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें गिवन ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर हमारी कवर हो जाए। जो रह जाती हैं वो आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इकोसिस्टम में क्या क्वेश्चंस गिवन है। पहला क्वेश्चन है, डीकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। न्यूट्रिशनल मोड के बेसिस पर अगर हम देखें तो फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं बट नॉट ऑल। हेट्रोट्रॉफ्स यस, सेप्रोट्रॉफ बिल्कुल। डीकम्पोजर्स वर्ड यूज किया है ना यहाँ पर, तो डीकम्पोजर्स में जो फंजाई एंड बैक्टीरिया आते हैं वो तो 100% हेट्रोट्रॉफ भी हैं और सेप्रोट्रॉफ भी हैं, ठीक है। देन कीमो ऑटोट्रॉफ, देखो ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है कई बार बच्चों को। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब एक तरह से कीमो सिंथेटिक की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ बैक्टीरिया के पास ही होता है। स्पेशली वो बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर ग्रो करते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, है ना, आयरन, सल्फर, इन सबसे रिलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं, सिर्फ वो ही कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ओके। और कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स के ऑक्सीडेशन से। कौन से केमिकल्स? ऑर्गेनिक केमिकल्स नहीं, क्योंकि देखा जाए तो फंजाई एंड बैक्टीरिया जो डीकम्पोजर्स हैं ये भी तो केमिकल से ही अपना केमिकल्स को डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशनल जूस सक कर रहे हैं। बट ये जिन केमिकल्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। सेप्रोट्रॉफ्स या डीकम्पोजर्स जिन केमिकल्स का डिके करते हैं वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उन्हें आप कीमोसिंथेटिक में मत रख देना। कीमोसिंथेटिक मोड, जिसके बारे में आपकी 11th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दे रखा है, वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करना है। डीकम्पोजर्स भी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, बट वो कौन से न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कीमो ऑटोट्रॉफ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड इस ऑप्शन में दिया है, तो सी इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चंस में भी कई बार नीट में आप सिली मिस्टेक कर देते हैं, नीचे ध्यान नहीं देते कि और ऑप्शंस भी गिवन है। अब यहाँ तो चलो 2 ऑप्शंस थे, मान लो इसमें से कोई एक ही सही होता और आप यहीं पर उसे टिक करके आ जाते, जबकि नीचे दिया होता सेकंड ओनली या ऐसा कुछ, तो फिर आपका ऑप्शन गलत हो सकता था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ। देखो इकोसिस्टम में कई सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीकम्पोजिशन, उसे आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब डीकम्पोजिशन में भी 5 स्टेप्स होते हैं, उसमें भी ये मिनरलाइजेशन स्टेप की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें डीकम्पोजिशन का एक ब्रीफ दे देती हूँ, जिससे तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। कि अगर हम डीकम्पोजिशन में देखें कि ये मान लो डेट्राइटस है, यू नो ऑल डेट्राइटस क्या होता है? जो भी फॉलन लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, वुड के पीसेज हैं, जो भी चीजें मिट्टी में पड़ी हुई हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, वो डेट्राइटस में आती हैं, ठीक है। इन डेट्राइटस पर डेट्राइटिवोर्स भी एक्ट करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह, वो उनका खाना है, वो तो अलग फूड चेन शुरू हो गई, डेट्राइटस फूड चेन। और इन्हीं किस पर? डेट्राइटस पर केमिकल एक्शन भी होता है, यानी इस डेट्राइटस को बाहर भी डाइजेस्ट किया जाता है बाय सेप्रोट्रॉफ्स, ओके। तो फर्स्ट स्टेप जो हो रहा है जिसमें डेट्राइटिवोर्स इसको खा रहे हैं और खाने के दौरान इस डेट्राइटस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं, उसको आप कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, सिंपल, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और इसी फ्रेगमेंटेशन के दौरान बच्चों क्या होता है कि भाई ये लीफ जो है वो नो डाउट सेल्स की बनी है, और सेल्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक को तो अभी इनऑर्गेनिक में बदलना है आगे, बट जो पहले से इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है वो चीजें जनरली पानी में डिसॉल्व होकर नीचे बहुत सॉइल में बहुत नीचे चली जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग,
ये देखो यहाँ लिखा है सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन, बट वो न्यूट्रिएंट्स जब लीच कर जाते हैं तो मतलब ये एरो इन न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं है, जो बचा उसके लिए है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स लीच कर गए वो तो कहाँ चले गए, वो अनअवेलेबल हैं अब वो सॉइल की अपर लेयर्स पे नहीं है, वो इतना नीचे जा चुके हैं कि वहां पर प्लांट्स की रूट्स भी नहीं पहुंचती हैं, ठीक है। तो लीचिंग मतलब एक तरह से वो प्रोसेस है जो कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के लिए अनअवेलेबल बना देता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। जो बच गया वो सॉइल पर ऑर्गेनिक होगा ज्यादातर, तो वो सॉइल को ऑर्गेनिक रिच बना रहा है, ठीक। तीसरी चीज क्या हो रही है, हमेशा ध्यान रखना डीकंपोजिशन में स्टेप्स एक के बाद एक नहीं होते कि पहला एक स्टेप पूरा होगा फिर दूसरा होगा, पांचों स्टेप साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो ये अपना खाना खा रहे हैं डेट्राइटिवोर्स, दूसरी तरफ इन्हीं लीव्स वगैरह पे जो भी डेट्राइटस है उस पर बैक्टीरिया एंड फंजाई ने ग्रो करना शुरू कर दिया। उनके स्पोर्स तो हर जगह हैं, बैक्टीरिया भी हर जगह है, उन्हें दिखा यार हमारा खाना अवेलेबल है, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो उन्होंने उस पर ग्रो करना शुरू कर दिया। ग्रो करने का मतलब क्या होता है, इनके पास हमारी तरह मुंह तो है नहीं कि ये खाना खाएंगे, इंटेस्टाइन तो है नहीं, ये उन्हीं पर केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फंजाई का फोटो बनाया है, प्लस बैक्टीरियल सेल्स भी आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं, लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डीकंपोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। जो यहाँ पे डेट्राइटस पड़ा था ना, अब आप उसको बिल्कुल पहचान भी नहीं सकोगे कि ये डेट्राइटस एक फॉलन लीफ थी या फॉलन ट्विग था, क्या था, सिंपली वो अपनी फॉर्म लूज कर चुका है, ठीक है। तो मिट्टी पर एक तरह से ऑर्गेनिक जो बच रहा है उस पर भी ये एक्शन कर रहे हैं, ये मत समझना उस पर एक्शन नहीं हो रहा, और जो है उस मतलब एक तरह से ना इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होके समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप इसको नहीं समझ पाओगे वर्ड टू वर्ड अगर आप एरो को ट्रेस करोगे तो। यानी यहाँ पर क्या बताया है कि जब इन्होंने इस पे ग्रो किया तो क्या हुआ, उसकी वजह से ये लिटर बन गया। वैसे कई बुक्स में ना लिटर डेट्राइटस को भी कह देते हैं, बट आप इसको अभी इसके अकॉर्डिंग लिटर मान लो, ठीक। और दूसरी बात क्या लिखी, अच्छा इस स्टेप को कहते हैं बच्चों कैटाबॉलिज्म। ये हो गया थर्ड स्टेप कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब बाकायदा एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं और एंजाइम्स से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जनरली बच्चों को लगता है कि यार जब कैटाबॉलिज्म हो गया तो डीकंपोजिशन खत्म हो जाना चाहिए, बट नहीं। अब एनसीईआरटी ने एक फोर्थ स्टेप बताया है जिसको बोला है ह्यूमिफिकेशन। ये क्या है भाई ह्यूमिफिकेशन? ह्यूमस आप सब जानते हो क्या, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए होंगे कि सॉइल पर जो अपर लेयर्स होती हैं जो फर्टाइल बनाती हैं सॉइल को, उसे ह्यूमस कहते हैं। जिस सॉइल में जितना ज्यादा ह्यूमस होगा वो सॉइल उतने ही लंबे टाइम तक फर्टाइल रहेगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमस बच्चों एक ऑर्गेनिक मैटर ही है। वो जो ऑर्गेनिक मैटर अब मिट्टी पे बिछा हुआ है ना, ये जो बचा जिसपे एक्शन चल रहा है, वो सब अब एक ह्यूमस है, ठीक है। और ह्यूमस अमॉर्फस होता है। अमॉर्फस मतलब इसके कोई जैसे क्रिस्टलाइन का जस्ट ऑपोजिट, इसका कोई शेप नहीं है। दूसरी बात, ये कोलॉइडल होता है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का बना हुआ है। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है जो पढ़ के आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ये फिर से बच्चों को कंफ्यूज करता है कि मैम जब ह्यूमस जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उस ऑर्गेनिक कंटेंट को डीकंपोज करना है ना, फाइनली इनऑर्गेनिक मिनरल्स में बदलना है जिससे प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके, और एक तरफ एनसीईआरटी कह रही है कि इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, ये जो ह्यूमस है ना, अगर ये बहुत इजीली डीकंपोज हो जाता तो ये जो कैटाबॉलिज्म का स्टेप चल रहा है ना, यहीं पर सारा ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, एक ही बार में। और जितना प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते, प्लांट्स की एब्जॉर्प्शन रेट तो लिमिटेड है, तो जितना प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते उससे ज्यादा लीच कर जाता। इनऑर्गेनिक सॉइल्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर सॉइल के नीचे चले जाते, तो लॉस हो जाता। तो इसलिए नेचर ने क्या किया, इस कैटाबॉलिज्म के स्टेप को बहुत स्लो स्टेप बनाया कि ये धीरे धीरे करें बैक्टीरिया और फंजाई, जिससे तुरंत इनऑर्गेनिक ना बने बल्कि ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल पर लंबे समय तक रहे। जैसे हमने कहा ह्यूमस, और इस स्टेप को हमने कह दिया ह्यूमिफिकेशन। तो एक तरह से कैटाबॉलिज्म की वजह से ह्यूमिफिकेशन नहीं हुआ, कैटाबॉलिज्म चल रहा है बट ये स्लो होने की वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट अभी भी ज्यादा है सॉइल पर, ह्यूमस अभी भी ज्यादा है, उसे हमने कहा ह्यूमिफिकेशन। समझ गए? और अब फाइनली जो ह्यूमिफिकेशन है मतलब ह्यूमस बना, अब धीरे धीरे विद लॉन्ग टाइम तक बैक्टीरिया और फंजाई तो वही है, वो ग्रोथ करते रहेंगे। इस ह्यूमस में से धीरे धीरे मिनरल्स को
कैटाबोलाइज करते रहेंगे, उस फाइनल स्टेप को नाम दिया है मिनरलाइजेशन। समझ रहे हो ना बात? ये जो मिनरलाइजेशन है इसका मतलब रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस ओवर अ लॉन्ग टाइम, ओवर अ लॉन्ग टाइम। यानी ये भी एक तरीके से कैटाबॉलिज्म की वजह से ही तो हो रहा है। अगर फंजाइन बैक्टीरिया एंजाइम ही सिक्रीट नहीं करेंगे तो ह्यूमस से मिनरल्स कहाँ से रिलीज होंगे? ठीक है, बट क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक होने वाला प्रोसेस है तो इसको अलग से एक नाम दे दिया मिनरलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? इस तरह से डिकम्पोजिशन चलता रहता है। अगर सॉइल पर जितना ज्यादा ह्यूमस होगा, जितना डेट्राइटस फॉल होगा, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम लोग गार्डन्स में जो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं उनको क्लीन करने के लिए उठाकर फेंक देते हैं डस्टबिन में, दैट इज रॉन्ग। वो गार्डन में जो पत्ते गिर रहे हैं वो गिरने दो, वहां पे नेचुरली वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, बट हाँ ये जरूर है कि वहां पे सॉइल होनी चाहिए, पक्की जमीन नहीं होनी चाहिए, उस पर तो कुछ भी नहीं होगा। तो सॉइल में अगर वो है तो वो उनके लिए डिट्राइटस का काम करेगा। नेचर ने ऑटोमेटिकली ये रिसाइकलिंग सेट की है कि प्लांट से जिन चीजों का लॉस हुआ वो धीरे धीरे मिनरल्स में कन्वर्ट होंगे और प्लांट को ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको डिकम्पोजिशन का पूरा साइकिल? तो ये सभी स्टेप्स में से किसी भी स्टेप पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पलर ने मिनरलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिनरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ। अब ध्यान से देखना, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, बिल्कुल हो सकता है। बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्राइटस, नहीं, मिनरलाइजेशन में ऑर्गेनिक कहीं भी रिलीज नहीं हो रहा है, ऑर्गेनिक तो पहले से ही है। ओके, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्राइटस एज वेल एज ह्यूमस, ये भी गलत हो गया। डेट्राइटस से जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए थे उसको तो हमने लीचिंग कहा था ना, वो तो चले गए थे, अनअवेलेबल हो गए थे। ध्यान रखना, लीचिंग मेक्स द मिनरल्स अनअवेलेबल टू प्लांट, इतना नीचे चले जाते हैं ये सॉइल में, अनअवेलेबल टू प्लांट। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस। अब आपको वर्ड बाय वर्ड सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इसी से रिलेटेड है ना, एक क्वेश्चन और है इसमें एग्जाम्पलर में, पहले हम वो देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन के लिए ना फेवरेबल कंडीशंस हैं, कुछ पूछिए आपसे। ये रहा, अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट? सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन आपको इनमें से कहाँ मिलेगा? अब आपकी बुक में डिकम्पोजिशन के फैक्टर्स बता रखे हैं कि डिकम्पोजिशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो है वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, एंड एरोबिक ऑल्सो। अच्छा, ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये भी मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं कि डिकम्पोजिशन को एनारोबिक प्रोसेस मत मान लेना। डिकम्पोजिशन सॉइल पे हो रहा है भाई, जहां पर चारों तरफ एयर ही एयर है, तो ये एरोबिक प्रोसेस है। बायोगैस प्लांट के साथ मिक्स मत करना इसे। बायोगैस प्लांट में हम बंद करके एनारोबिकली ब्रेक डाउन करवाते थे खाद बनाने के लिए, वो अलग प्रोसेस है। यहाँ पर एरोबिक कंडीशन जरूरी है। फंजाई एंड बैक्टीरिया जो इंटरैक्ट कर रहे हैं वो एरोबिक है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये तीनों फेवरेबल कंडीशंस हैं। हल्का सा वार्म एनवायरनमेंट होना चाहिए, वार्म का मतलब ऐसा नहीं बहुत गर्मी, हल्का सा वार्म एनवायरनमेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फंजाई के लिए फेवरेबल होता है। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मॉइस्चर एंड एरोबिक होना चाहिए। ठीक है, इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें नेगेटिव कंडीशंस जो इनहिबिट करती हैं डिकम्पोजिशन को, वो है एनेरोबायोसिस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन रुक जाएगा। फंजाई एंड बैक्टीरिया सांस कैसे लेंगे, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? ठीक है, एनेरोबायोसिस एंड एक फैक्टर और दे रखा है शायद आपकी एनसीईआरटी ने, एनेरोबायोसिस एंड यस कोल्ड टेम्परेचर, जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है या बहुत सर्दी है तो उस टाइम पर डिकम्पोजिशन मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अब बताओ आप मुझे कि इनमें से कहाँ फास्टेस्ट होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये सारी कंडीशंस मिलेंगी क्या? एरोबिक बिल्कुल है, ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है क्योंकि बारिश होती रहती है, वार्म हो सकता है आपको सोचने में कंफ्यूजन लगे, बट हम ये भी तो पढ़ते हैं कि ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम सनलाइट अवेलेबल है, तो उसकी वजह से एक वार्मनेस भी वहां बनी रहती है। ओके, मैंने कहा ना वार्म का मतलब गर्मियां मत समझ लेना, समर्स की बात नहीं हो रही है। ओके, तो ये करेक्ट लग रहा है हमें। एंटार्क्टिक और एल्पाइन जो कि टुंड्रा रीजन्स हैं, दोनों ही पोलर में आते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। बर्फ में डिकम्पोजिशन कहाँ से होगा?
ड्राई एरिड रीजन, एरिड तो ड्राई एरिड मतलब सूखा, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में मिट्टी में गीला पानी नहीं है, हवा में मॉइस्चर ही नहीं है, कहां से डिकम्पोजिशन होगा? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। सिंपल। अगर यही मैं आप लोगों को समझा रही हूं कि अगर आपने इकोलॉजी को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो रटना नहीं पड़ेगा, इकोलॉजी में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, ठीक है, बस आपको पता होने चाहिए, मेन बात ये है। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या है? प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। अच्छा, आपको पता है ना, आपके बुक इस वाले चैप्टर में इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट समझाए हैं आपको, एक तो प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, थर्ड एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ कौन सा है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, तो ये चारों पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। प्रोडक्टिविटी पे कुछ 1 लाइन क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेना। डिकम्पोजिशन मैंने तुमको समझा ही दिया है। एनर्जी फ्लो से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में एनसीईआरटी के डायग्राम्स आपको देखकर जाने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आता है। क्या होता है प्रोडक्टिविटी? पता है आप लोगों को? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में कितना बायोमास पर ईयर प्रोड्यूस हो रहा है उसे आप प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ओके, अब अगर तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ गई तो तुम यूनिट बना सकते हो क्या? मैंने कहा कि जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उसको नापने का क्या तरीका है? या तो तुम वेट देख लो, कितना वेट ऑर्गेनिजम्स का बढ़ा, या तो तुम एनर्जी देख लो उन्होंने कितनी प्रोड्यूस की किलो कैलोरी में, है ना, और उसमें पर मीटर स्क्वायर एरिया में देखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर वेट के साथ पर मीटर स्क्वायर लगा दो और किलो कैलोरी कर रहे हो तो भी पर मीटर स्क्वायर लगा दो। अच्छा, वेट में कोई यूनिट ले लो, जैसे आपकी एनसीईआरटी ने वेट में ग्राम को ले रखा है, सिंपल। और ये तो प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं। अगर मैं रेट नहीं देखना चाहती, सिर्फ प्रोडक्शन देखना चाहती हूँ, पर मीटर स्क्वायर में कितना ग्राम प्रोडक्शन हुआ या पर मीटर स्क्वायर में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो तो हुआ प्रोडक्शन। और रेट मतलब फिजिक्स में पढ़ते हो, टाइम भी आ जाए उसमें, तो अगर रेट है, प्रोडक्टिविटी है, तो यहाँ पर ईयर भी लगा दो। तो इसकी प्रोडक्टिविटी की दोनों यूनिट सही हैं। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वेट, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सिंपल। अब एक और चीज, एनसीईआरटी में जो पुरानी एनसीईआरटी थी, लेटेस्ट वाले से पहले वाली, उसमें इस यूनिट को पता है कैसे दिया? पहले तो मैं ग्राम को जी लिख दूं, सॉरी जी। इस यूनिट को क्या करा, छोटी सी गड़बड़ हो गई उस पुरानी एनसीईआरटी में। अगर तुम्हारे पास वही एडिशन है, उसमें क्या किया, इसको ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, पहले एक चीज और बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या बच्चों? ग्राम मीटर -2 ईयर -1 लिख सकती हूँ, और इसे किलो कैलोरी मीटर -2 ईयर -1, बिल्कुल। ये जीएम ग्राम का नहीं है, मीटर इसका है, जी ग्राम जी से लिख रहे हैं। ठीक है, तो पुरानी एनसीईआरटी में क्या था, इस यूनिट को ऐसे लिखा हुआ है, G-2 ईयर -1, और जब अकेले लिखा है तो ओनली G-2 लिखा हुआ है। तो ये गलत है, दोनों ही यूनिट्स गलत हैं, वो मिसप्रिंटिंग हो गई है वहां पर। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पलर शायद तभी बनी होगी तो उसके देखा देखी ना, एग्जाम्पलर में भी यही ऑप्शन दे रखा है, देखो। लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी में देखना आप, इसको करेक्ट कर दिया गया है और G-2 को तो GM-2 कर दिया, यानी ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और प्रोडक्टिविटी को ये कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में मैं करेक्शन कर रही हूँ जी, क्योंकि इन्होंने उसी अकॉर्डिंग ऑप्शन फ्रेम किए हैं। G-2 नहीं है, ये है GM-2 ईयर -1। तुम खुद सोचो ना, ग्राम स्क्वायर कैसे हो सकता है? आप अगर पर यूनिट एरिया देख रहे हो, पर वेट स्क्वायर जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो इसलिए ये ग्राम पर मीटर पर यूनिट एरिया यानी मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है ऑप्शन को। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से प्रोडक्टिविटी की सही यूनिट्स ढूंढनी है। तो एक तो ये वाली सही है और दूसरी ये रही, किलो कैलोरी मीटर -2 ईयर -1। तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हुए। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, यूनिट्स को भी रटने के बजाय अगर लॉजिकली समझोगे तो मुझे नहीं लगता नीट में गलत करोगे। ठीक है, क्लियर? ये जरूर करेक्शन कर लेना, अगर ओल्ड एनसीईआरटी तुम्हारे पास है तो इन दोनों यूनिट्स को करेक्ट कर लेना। ये तो ग्राम, इसको तो कर लेना ग्राम मीटर -2, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और ये मैंने यहाँ लिखी दी है, ये रही, सॉरी। ठीक है, बढ़ें क्या आगे? इसकी फोटो ले लेना, नहीं है तो आपके पास, बाद में करेक्शन कर लेना। चलिए, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। चलो, पिरामिड्स पे भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम?
पिरामिड ऑफ बायोमास, समझते हो ना, बायोमास देखना है हमको, तो पिरामिड ऑफ बायोमास आपने पढ़ रखा है, स्ट्रेट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। बताओ स्ट्रेट कब होता है पिरामिड ऑफ बायोमास? किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। मान लो आपके ऑप्शंस में आ जाए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उन सब में पिरामिड ऑफ बायोमास को स्ट्रेट बनाएंगे, क्योंकि किसी भी फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर किसका है? प्लांट्स का, और बड़े बड़े ट्रीज भी हैं फॉरेस्ट में, तो बायोमास भी उन्हीं का सबसे ज्यादा होगा, उनसे कम हर्बीवोर्स का, उनसे कम कार्निवोर्स का, तो स्ट्रेट आएगा। ठीक है, ऐसा ही ग्रासलैंड में भी होगा। जबकि इन्वर्टेड कब आता है ये? ऐसा कब पॉसिबल है जहां पर प्रोड्यूसर्स का बायोमास तो हो कम, उन पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स का बायोमास हो ज्यादा, और कार्निवोर्स का बायोमास हो और ज्यादा। पॉसिबल है क्या ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में बच्चों। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में पानी में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब होते हैं ना, तो उनका नंबर नो डाउट उनका भी ज्यादा होता है, नंबर में तो वही एक्सीड करते हैं, लेकिन उनका वेट कितना सा होता है, कितने हल्के प्लांट्स होते हैं वो, पता है आपको, अडेप्टेशन है एक्वेटिक प्लांट्स का। इसलिए नंबर ज्यादा होते हुए भी हमेशा ध्यान रखना, एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर बात हो रही है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर तो स्ट्रेट आएगा। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा आएगा? स्ट्रेट आएगा, बट इसका पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होगा। यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स ज्यादा हैं, छोटे फिशेस, मतलब जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले इंसेक्ट्स हैं उनका नंबर कम है, उनको खाने वाली छोटी फिशेज और कम है, और जो बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं वो तो आपको पता है किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में कितनी कम होती हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर तो स्ट्रेट ही बनेगा, लेकिन अगर मैं बायोमास देखूं तो वो जो बड़ी बड़ी फिशेज हैं इतनी भारी भारी, चलो आप किसी में वेल ही देख लो, सी में अगर देखो, ओशियन में अगर देखो, तो अगर उस ओशियन में थोड़ी बहुत वेल भी हैं तो उन सबका बायोमास उन छोटी फिशेज से कितना एक्सीड करेगा? छोटी फिशेज का नंबर है 100 मान लो, और वेल है 1, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो भी उस एक वेल का बायोमास उन 100 छोटी फिशेज से ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर स्ट्रेट होता है, बट पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, उन पर डिपेंडेंट जो भी हैं, जैसे मतलब ये एक तरह से हर्बीवोर्स भी हो गए यहाँ पर, ठीक है, फिर उनको खाने वाले कार्निवोर्स, या यूं लिख लो चलो आप स्मॉल फिशेज, फिर इन स्मॉल फिशेज से ज्यादा वेट होगा लार्ज फिशेज का। समझ में आ गई कहानी आप लोगों को या नहीं? लेकिन ये अप्लाई यहां मत कर देना, इनका पिरामिड ऑफ नंबर तो इनकी ही तरह स्ट्रेट होता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर भी स्ट्रेट है मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे ट्री इकोसिस्टम, और पिरामिड ऑफ बायोमास भी स्ट्रेट है। ये सब उन्हीं को समझ में आया होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत पिरामिड्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। बिल्कुल ब्लैंक हो तो पहले लेक्चर देखो, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक, चलिए, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम? बताओ इनमें से कौन सा एक्वेटिक का एग्जाम्पल है? फॉरेस्ट, मरीन, ग्रासलैंड, टुंड्रा, मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, टुंड्रा पता है ना क्या होते हैं? टुंड्रा रीजन्स जहां पे सब जीरो टेम्परेचर रहता है, बर्फ जमी रहती है, उनको कहते हैं टुंड्रा। क्लियर? चलें, और अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें बच्चों, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है पिरामिड ऑफ एनर्जी किसको फॉलो करता है? 10% लॉ को। तो हमेशा हायर लेवल पर एनर्जी 10% ही जाएगी, और हायर पे 10%, और हायर पे 10%, तो हमेशा स्ट्रेट होता है। ठीक है, चलो इतना कुछ बता दिया, तो एक छोटी सी चीज और बता देती हूं कि अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर की ही बात कर रहे हैं ना भाई, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए क्या बोला मैंने तुमको कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास भी स्ट्रेट है, एंड मोस्टली वर्ड लगा रही हूं, पिरामिड ऑफ नंबर भी स्ट्रेट है। ठीक है क्या? बट वो कौन सी कंडीशन है जहां टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड है? पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, बट कहीं भी समझाया नहीं है उस लाइन को, तो मैं तुम्हें बता देती हूं। पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड का क्या मतलब है? ये होता है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों ट्री इकोसिस्टम।
ट्री इकोसिस्टम, अगर हम एक अकेले ट्री को इकोसिस्टम माने, बड़ा बड़ा सा बरगद का ट्री है, ठीक है, बैनियन ट्री है, और उस पर आपको पता है कितने सारे तरह तरह के इंसेक्ट्स, ये बर्ड्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको, उनके नंबर को देखो ना, तो सबसे पहले वो सब कहाँ रह रहे हैं? ट्री पर। उन सब का प्रोड्यूसर कौन है? ट्री। ट्री का नंबर तो एक ही है ना, तो ट्री के लिए आपको सबसे छोटा बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये ट्री का बॉक्स हो गया, नंबर का पिरामिड ड्रॉ कर रही हूं मैं, ठीक है। उस ट्री पर रहने वाले जो बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स का नंबर कैसा होगा? उन बर्ड्स का नंबर उससे ज्यादा होगा, बट ऑब्वियस ट्री तो एक ही है, बर्ड्स तो कहीं ज्यादा हैं उनसे, ठीक है भाई। अच्छा चलो, इसमें बर्ड्स नहीं, पहले इंसेक्ट्स लगाते हैं हम यहाँ पर। ये रहे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी तो होते हैं फाइटोफेगस, जो ट्री के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। अब मान लो उन इंसेक्ट्स को खाने वाले कुछ बर्ड्स वहां पर रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर है ना, अब एक ट्विस्ट है बच्चों, पता है क्या? जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, मतलब सिर्फ ऐसे डायग्रामेटिकली गिवन नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, कि अगर हम एक ट्री इकोसिस्टम की बात करें और उस पर प्रेडेटरी फूड चेन को देखें कि कौन किसको खा रहा है, तो वहां पर क्या होता है? अब इंसेक्ट्स को बर्ड्स खा रहे हैं, हम ऐसे बर्ड्स को देख रहे हैं अभी जो बर्ड्स ट्री के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, उनको नहीं देख रहे हम उन बर्ड्स को देख रहे हैं जो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। तो इंसेक्ट्स क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और उनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी बर्ड्स से कहीं ज्यादा होती है, तो इंसेक्ट्स का नंबर ज्यादा होता है और बर्ड्स का नंबर इनसे कम हो जाता है। होगा कि नहीं, ऐसा बताओ? बिल्कुल होगा। मतलब सिस्टमैटिकली अगर हम सोचे कॉन्सेप्चुअली, तो इंसेक्ट से ज्यादा बर्ड्स का नंबर बनाना चाहिए था हमको, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर एक अलग ही केस देखने को मिलता है, ट्री पर डिपेंडेंट इंसेक्ट सबसे ज्यादा हैं, उनको खाने वाले स्मॉल बर्ड्स थोड़े कम हैं, और अगर कोई एक ईगल वगैरह टॉप पर, ईगल या कोई भी एक ऐसा बर्ड रहता है ट्री के टॉप पर, ठीक है, तो उसका नंबर सबसे कम होगा, लार्ज बर्ड का। तो इसलिए ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर जब हम बनाते हैं ना, तो वो कैसा हो जाता है पता है आपको? तो वो हो जाता है यहां पर स्पिंडल शेप्ड। कैसा हो जाता है? स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? अच्छे से ध्यान रखना। इवन ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड की भी एक कंडीशन होती है। वो पता है कब होती है? अगर हम पैरासाइटिक फूड चेन को यहां पर देखें, ठीक है। तुम एक काम करो, यहां पर है ना थोड़ा मिक्सिंग सा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट इधर अलग से लिख लेते हैं। अगर ट्री इकोसिस्टम पर क्वेश्चन आ जाए, अगर आ जाए तो, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है, तो ट्री इकोसिस्टम पूरी तरह स्ट्रेट कभी नहीं होगा, या तो ये होगा स्पिंडल शेप्ड, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, और या फिर एक केस में ये होगा इन्वर्टेड, जो मैं अभी बोल रही थी। कैसे? स्पिंडल शेप्ड का मतलब जो अभी बताया मैंने, प्रेडेटरी फूड चेन, कौन किसको खा रहा है, जो अभी ड्रॉ किया था, प्रेडेटरी फूड चेन, ठीक। और इन्वर्टेड कब होता है पता है? ट्री इकोसिस्टम, अगर हम ट्री पर एक और तरह की फूड चेन चलती है, वो है पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक फूड चेन में बताओ क्या होगा? पैरासाइटिक फूड चेन में मान लो वो ट्री है, वो तो एक ही रहेगा भाई, वो तो बढ़ नहीं सकता। ओके, हम ट्री इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। उस ट्री पर डिपेंड, उस ट्री को पर जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, अब की बार हम मान रहे हैं उनको कुछ बर्ड्स खाती हैं, ठीक है। उन बर्ड्स की बॉडी पर छोटे छोटे पैरासाइट चिपके होंगे, बर्ड्स की बॉडी पर कोई ना कोई पैरासाइट होते हैं, तो उन पैरासाइट्स का नंबर बर्ड से ज्यादा होगा कि नहीं? हर बर्ड पे 2 से 3 पैरासाइट्स भी हैं, तो है ना। और वैसे तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट एक हाइपर पैरासाइट्स भी होते हैं, जो पैरासाइट्स के भी पैरासाइट होते हैं, ठीक है, याद रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, उनका नंबर फिर और ज्यादा होगा। तो बहुत मतलब पहले एम्स वगैरह में आ जाता था ये क्वेश्चन कि ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड किस केस में हो सकता है, तो ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा पैरासाइटिक फूड चेन में, ठीक है। अदरवाइज अगर इस केस को ना भी याद रखो, तो आपकी एनसीईआरटी में जो स्पिंडल शेप्ड केस दिया है, उसे बस पूछा है व्हाट वुड बी द शेप, तो स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको पिरामिड से रिलेटेड बताई हैं, इतनी भी अगर याद कर लोगे, समझ लोगे, तो आपके नीट के लिए मोर देन इनफ है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। इन सब की पिक्स ले लेना, बाद में इनको रिवाइज करते रहना, अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर? इनमें से कौन प्रोड्यूसर नहीं है? बड़ा आसान है, कौन फोटोसिंथेसिस नहीं करता? ये रहा अगैरिकस, फंजाई का नाम है। देखो कैसे ऑप्शंस बनाते हैं, स्पाइरोगायरा, अगैरिकस, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक। एकदम से नीट में दिमाग में आए ना कि अगैरिकस का, बार बार पढ़ा होगा ना तुमने अगैरिकस का नाम, तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि यार ये तो एक फंजाई है, वरना नहीं याद में आने वाला, ठीक है।
कुछ बच्चे इसको अगार अगार पढ़ लें, पता नहीं क्या पढ़ लें, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक, बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वैसे भी आप लोगों को पता है कहां पर होगी, जहां सबसे ज्यादा प्लांट्स होंगे, और सबसे ज्यादा प्लांट्स यहां पर कहां हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अच्छा, यहाँ पर एक और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पर ध्यान देना, प्रोडक्टिविटी जो टॉपिक है उसी में दे रखा है कि अगर हम हमारा एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखें ना पूरे बायोस्फीयर की, आई डोंट नो इकोलॉजिस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट जिस भी तरीके से वो करते हैं कि पूरा बायोस्फीयर मिलके उसमें जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो लैंड पे हो चाहे पानी में हो, वो सब मिलके हर साल हमारे लिए 170 बिलियन टन्स खाना बनाते हैं। ये नेट वाली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ग्रॉस नहीं। ग्रॉस मतलब तो जिसमें से उन्होंने भी यूज कर ली, समझते हो ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी, टोटल जितना उन्होंने टोटल बनाया उसमें से खुद के लिए जो यूज कर लिया वो आर, रेस्पिरेटरी लॉसेस। जो हमारे लिए बचा वो होता है एनपीपी, हमारे लिए मतलब हर्बीवोर्स के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसपे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें टोटल आता है, इसमें नेट आता है। तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बताया, एक साल में दुनिया के सारे प्लांट्स मिलकर हमारे लिए 170 बिलियन टन्स खाना बनाते हैं, सोचो। ठीक है, वो भी ड्राई वेट है। क्लियर। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट तुमसे पूछा है कि बताओ इस 170 बिलियन टन्स में ओशियंस का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है या लैंड प्लांट्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? तो अब हमें सोचने पर क्या लगेगा कि यार अगर हम अर्थ का सरफेस एरिया देखें तो अर्थ का 70% सरफेस, मतलब अर्थ का 70% पार्ट ओशियंस ने घेरा हुआ है, तो ओशियंस का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए इस प्रोडक्टिविटी में, बट ऐसा नहीं है। अभी अभी हमने पढ़ा बायोमास में, हमने देखा कि ओशियंस में जो प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, उनका खुद का ही बायोमास कितना कम है, तो उनका जो प्रोडक्शन है, हमें ज्यादातर खाना एक्वेटिक प्लांट्स, मरीन प्लांट्स से मिलता है या फॉरेस्ट वगैरह से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है ना। तो प्रोडक्टिविटी में ज्यादा रोल किसका है? ओशियंस का नहीं, लैंड प्लांट्स का। और इसमें एक डेटा भी दे रखा है आपको कि ओशियंस का इनमें सिर्फ 55 बिलियन टन्स है, बाकी जो बचा आप माइनस कर लेना वो लैंड्स का है। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। डन, चलो भाई, क्वेश्चन तो कर लिया था ना हमने। हाँ, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर अभी अभी बताया मैंने, पिरामिड ऑफ नंबर में सारी कंडीशंस हैं, वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, इवन स्पिंडल शेप भी हो सकता है, दिया नहीं है ऑप्शंस में, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता पिरामिड ऑफ एनर्जी तो फिर आप क्या करते? ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास अगेन ईदर अपराइट और इन्वर्टेड, ये ईदर है। ठीक है, चलो, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस? क्या पूछा है इन्होंने कि जितनी सनलाइट प्लांट्स को मिलती है या एक प्लांट को मिलती है, उसका कितना परसेंट वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं या उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब अगेन तुम्हारी बुक में डेटा दे रखा है एनर्जी फ्लो वाले टॉपिक में कि जितना भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, जितना सोलर रेडिएशन अर्थ पे आता है, अर्थ तक पहुंचता है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, उसका 50% PAR है। पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिससे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। ठीक है, बाकी उसमें और भी तो कंपोनेंट्स होंगे, यूवी, इंफ्रा वगैरह, और उसमें भी विबग्योर में भी पूरा स्पेक्ट्रम तो नहीं होता। ठीक है, तो 50% है। उस 50% पार का भी प्लांट्स सिर्फ 2 से 10% यूज करते हैं। इस 2 से 10% एनर्जी को ही प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं फूड में, और वो फूड पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपसे यही पूछा है ना, हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो एक प्लांट के रेफरेंस में कह दो, चाहे दुनिया के सारे प्लांट्स के रेफरेंस में कह दो, जितनी सनलाइट प्लांट्स को अवेलेबल है ये 50% पार वाली, उसका सिर्फ 2 से 10% ही वो फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, इसी से रिलेटेड ना एक चीज और बताती हूँ मैं तुम्हें, जो कंफ्यूज करती है। क्वेश्चन है, पहले उसे ले लेते हैं। ये रहा, अच्छा इसके बाद ही है वो क्वेश्चन, ये तो हम कर ही चुके। ये रहा, हाउ मच ऑफ द, पता नहीं तुमने इकोलॉजी पढ़ते वक्त कभी ध्यान दिया है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम
इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स। इस क्वेश्चन पे भी मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं तुमको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये तुम्हारी बुक में पिरामिड ऑफ एनर्जी का डायग्राम है। किसका? पिरामिड ऑफ एनर्जी का, जो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्ट्रेट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहाँ पर ये तो सबको पता है 10% लॉ फॉलो करता है। तो अगर प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल एनर्जी है तो उसका 10% नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। देखना 10,000 का 10% ही है ना 1000 जूल, ठीक है। 1000 का 10% यानी 100 जूल, 100 का 10% यानी 10 जूल। 10% लॉ फॉलो हो रहा है, इट फॉलो 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, जो कि लिंडमैन ने दिया था। नाम भी ध्यान रखना, लिंडमैन। आपकी बुक में शायद नाम नहीं है साइंटिस्ट का। ओके, अब यहां पर तुमने एक चीज पे ध्यान दिया है क्या? एक बार नीट में ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि है ना, ये वाली वैल्यू दे दी सनलाइट की और पूछा कि बताओ प्लांट्स इसका कितना कन्वर्ट करेंगे एनपीपी में। एनपीपी में कितना कन्वर्ट करेंगे? ग्रॉस तो 2 to 10% करेंगे, बट एनपीपी कितना होगा? यानी एक तरह से प्रोड्यूसर्स के पास कितना बचेगा जो जाएगा आगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ यहाँ पर भी बच्चों ने 10% लॉ लगा दिया कि भाई इसका 10% निकाल लो। गलत। 10% लॉ शुरू होता है जब एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप 10% लॉ नहीं लगा सकते। एनसीईआरटी में खुद यहाँ हिंट दे रखी है, देखो कहीं भी थ्योरी में नहीं है, सिर्फ इसी डायग्राम में है ये पॉइंट। इसीलिए एनसीईआरटी की हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना होता है। क्या लिखा है? ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट only 1% of the energy in the sunlight available to them into NPP। कंफ्यूज मत होना कि मैम अभी तो आपने कहा था 2 to 10%। 2 to 10% तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है उनका, उसमें से खुद के लिए यूज करेंगे, जो बचेगा वो एनपीपी है, ठीक है। तो जो सनलाइट को वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर कन्वर्ट करने के बाद खुद के लिए यूज कर लेते हैं, जो बचता है वो है एनपीपी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये इसका 1% है, ना कि 10%। देख लो निकाल के, यहाँ पर 6 यानी 10⁻⁶ का 1% निकालना है आपको, तो कितना आएगा? 10⁻⁴। ये रहा 10,000 जूल, ठीक है। उसके बाद 10% लॉ लगा देना, बट सबसे पहले प्रोड्यूसर्स का सनलाइट के रेफरेंस में निकालना है। तो 2 to 10% तो वो कन्वर्ट करते हैं, उसमें से खुद के रेस्पिरेटरी लॉसेस हटा दो, जो बचता है वो एनपीपी, और वो भी देखो पूरा नहीं जा रहा एक तरह से, उसका भी 10% ही हर्बीवोर्स को फिर मिल पा रहा है। क्लियर? तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग, मतलब 3 कॉन्सेप्ट्स हो गए, 2 to 10% वाला, एक 1% और फिर उसके बाद 10%, ठीक। क्लियर? इस तरह कोरिलेट करके चीजों को पढ़ा करो जिससे क्वेश्चंस में गलतियां ना हो। चलो भाई, तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखना क्या पूछा है। अभी मैंने तुम्हें समझाया नहीं है, अभी सीधा ऐसे नहीं कि मैम ने अभी भी समझाया तो 1% आंसर कर दो, पहले पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द एनपीपी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ने एनपीपी का कितना % खाया। अगर ये आपसे पूछता कि प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट का कितना % एनपीपी में कन्वर्ट किया, तब तो आपका आंसर होता 1%। इसने थोड़ी ना पूछा है, इसने पूछा है हर्बीवोर्स ने एनपीपी का कितना % खाया है। तो एनपीपी 10,000 जूल अवेलेबल थी, बट उसका भी कितना % हर्बीवोर्स तक पहुंचता है? 10%, तो 100 जूल। 10%, परसेंटेज में पूछो तो 10%, ठीक है। तो यहां पर आंसर 1% करूं या 10% करूं? फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच ऑफ एनपीपी, इसको जाने दो, इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स। तो यहां पर तो घूम फिर के कहानी 10% लॉ पे ही आ जाती है, 10%, ठीक है। समझ में आ गया? जितना लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली इकोलॉजी को करोगे क्वेश्चन सही होंगे, रटना नहीं पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग दिस। बढ़े आगे, चलो भाई बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाँ अब इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सक्सेशन, बट बड़ा आसान सा है। उसमें सिर्फ सक्सेशन का मतलब होता है एक तरह से ऑर्डरली चेंजेस, कि जितने भी फॉरेस्ट हम आज के समय में देखते हैं ना, आपने एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ तब फॉरेस्ट थे क्या अर्थ पे? लाइफ ही नहीं थी, फॉरेस्ट कहाँ से होते? तब या तो गड्ढे थे बड़े बड़े जिनमें जब रेनफॉल हुआ तो पानी भर के ओशियंस बन गए, या फिर माउंटेन्स थे। तो यही 2 चीजें थी। तो फॉरेस्ट कैसे आए धीरे धीरे? भाई लाइफ कैसे क्रिएट हुई वो तो ऑपेरन एंड हेल्डन की थ्योरी ने समझाया हमको, बट फिर ये कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स कैसे बने वो सक्सेशन समझाता है हमको, कि
अगर कहीं पर पहले पानी है तो कई मिलियन ईयर्स में वो पानी में धीरे धीरे चेंजेस होते जाएंगे और ऐसे चेंजेस होंगे कि वो फॉरेस्ट में बदल जाएगा। या कहीं पर डेजर्ट है या माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, तो वहाँ भी पहले लाइकेन्स आएंगे, फिर छोटे प्लांट्स आएंगे, फिर बड़े प्लांट्स आएंगे, फिर पूरी की पूरी रॉक मिट्टी में बदल चुकी होगी और वहाँ भी डेंस फॉरेस्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप कहते हैं सक्सेशन। अगर स्टार्टिंग हो रही है ड्राई एरिया से तो वो कहलाता है ज़ेरार्क सक्सेशन, पता है ना आप लोगों को। और अगर स्टार्टिंग हो रही है पानी से तो वो कहलाता है हाइड्रार्क सक्सेशन। ठीक है, आर्क मतलब इनिशिएट हुआ, हाइड्रो यानी वाटर, आर्क यानी आर्कियोलॉजी बोलते हैं ना, इनिशिएट, और ज़ेरो मतलब आपको पता है ड्राई। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? दैट टेक्स, अच्छा यहाँ तो सिंपली इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन पूछी है कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, रैंडम, वेरी क्विक, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट। सारे ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ ए सही है। ठीक है, देन अब ये जो हम हाइड्रार्क और इसकी बात कर रहे थे ना, अभी इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस पर आएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब इकोलॉजिकल सक्सेशन की शुरुआत होती है, खाली एरिया जिस पर लाइफ है ही नहीं, तो सबसे पहले जो प्लांट्स, या बट ऑब्वियस ज़्यादातर प्लांट्स ही होते हैं जो वहाँ पर ग्रो करते हैं, वो कहलाते हैं वहाँ के पायनियर्स। जैसे किसी भी चीज़ की नींव रखने वाला उसका पायनियर होता है, बिल्कुल वैसे ही पायनियर्स के बाद अलग अलग सैरल स्टेजेस आती हैं, सैरल स्टेज 1, सैरल स्टेज 2, जो भी अलग अलग तरह के जिनको अडेप्टेशंस मिलते जाते हैं, वो प्लांट्स उनके अकॉर्डिंग एनिमल्स वहाँ पे अडेप्ट होते जाते हैं। और फाइनली जो कम्युनिटी बनती है ना, जैसे मूवी का क्लाइमैक्स होता है, वैसे ही उसको कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स का मतलब अब मूवी खत्म, उसके बाद अब और क्या स्टोरी बनाएंगे, तो वैसे ही क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है कि सक्सेशन के प्रोसेस में जब क्लाइमैक्स आ जाता है ना, तो अब कई 1000 ईयर्स तक वो फॉरेस्ट ही रहेंगे, जब तक कोई बहुत नेचुरल डिजास्टर्स नहीं हो जाते, कोई बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट नहीं हो जाती, तब तक उन फॉरेस्ट को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसने अब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, अब और चेंजेस नहीं होंगे। जैसे मूवी में ट्विस्ट आ रहे थे, शुरू हुई मूवी, ट्विस्ट आया, क्लाइमैक्स आ गया, मतलब उसके बाद मूवी खत्म। तो वैसे ही यहाँ पर क्लाइमैक्स का मतलब फाइनल स्टेज होती है। हाँ, कोई भी बहुत बड़ा नेचुरल डिस्टर्बेंस आ गया तो फिर वो उन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर से वहाँ सक्सेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, सक्सेशन में एक और चीज़ दे रखी है, अगर किसी जगह पर पहली बार सक्सेशन हो रहा है जहाँ पर कभी लाइफ नहीं थी, तो वो कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन, वेयर नेवर लाइफ एग्जिस्टेड। ठीक है, बट अगर वहाँ पहले लाइफ थी, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, ये तो प्राइमरी का एग्जाम्पल है। अब क्लाइमैक्स आ गया, कई सालों तक रहा, अब कोई डिस्टर्बेंस हो गया या इंसान ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, अब वहाँ फिर से लाइफ की शुरुआत होगी, फिर से कोई पायनियर्स आएंगे, नई नई स्टेजेस आएंगी, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, वेयर लाइफ एग्जिस्टेड वंस। वहाँ पर अगर हो रहा है तो सेकेंडरी। कौन सा फास्टर होगा? ये वाला, क्योंकि वहाँ पर जनरली ऐश या कुछ ना कुछ रिमेन्स होंगे मिट्टी में जो कि उसको फर्टाइल बनाएंगे और वो प्रोसेस फास्टर होगा। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल शॉर्ट में समझाया मैंने तुम लोगों को। तो यहाँ पर पूछा है आपसे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज अ स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, डिसऑर्डर या कांस्टेंट चेंज। तो सीधा सीधा आंसर हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो भाई, अमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स विच वन, यार ये बीच बीच में ना क्वेश्चंस, अब मैंने सक्सेशन समझाया तो पहले सक्सेशन से रिलेटेड ही कर लो ना। ये रहा, द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। आपकी बुक में जो दो सक्सेशन है, दोनों प्राइमरी के एग्जाम्पल हैं बच्चों, ज़ेरार्क और हाइड्रार्क। दोनों पे लाइफ की शुरुआत तब हो रही है जब वहां पे कोई लाइफ नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ आपसे हाइड्रार्क सक्सेशन की सीक्वेंस पूछी है, तो अगर तुम्हें सीक्वेंस चूज करनी है तो इसको तो हटाई दो तुम, ये तो सबको पता होगा, फाइटोप्लैंक्टन से शुरुआत होती है। अब सेजेस का मतलब समझते हो क्या? सेजेस का मतलब होता है एक तरह से घास के मैदान, तो वो तो तब बनेंगे ना जब पानी थोड़ा सा दलदल मड में बदलेगा, अभी तो पानी ही है वो, तो इसलिए सेजेस जहां पर आ गया इसको भी तुम हटा दो। ठीक है, दो ऑप्शंस तो हमने हटा दिए। अब फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद एक तो कह रहा है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट आ गए भाई सीधा, और एक कह रहा है पहले रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स आए। तो तुम देखो एनसीईआरटी का डायग्राम कि सबसे पहले तो फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं भाई, सबको पता है। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद जब धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर रहे हैं तो पहले तो रूटेड प्लांट्स ही आएंगे ना, और रूट्स को जगह बनाने के लिए थोड़ा सा नीचे मिट्टी टाइप सेडिमेंट चाहिए, तो पहले हमेशा सबमर्ज प्लांट्स ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे सबमर्ज प्लांट्स के अलावा कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स भी आपको दिखने लगेंगे। सबमर्ज प्लांट्स तो हैं ही, प्लस फ्री फ्लोटिंग स्टेजेस
और कुछ सबमर्ज फ्लोटिंग स्टेजेस भी होती हैं, ऐसे वाले, ये देखो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी ये रूट्स नहीं और वो फ्लोट करके ऊपर तक आ गए। मैंने पिंक कलर से बना दिया है, प्लांट ग्रीन ही होगा, ठीक है। सबमर्ज, फ्री फ्लोटिंग, कंफ्यूज मत होना कि मैम ये दोनों बिल्कुल, थोड़ा सा एनसीईआरटी ऐसे कर देती है कभी कभार, अलग है। 3 तरह के प्लांट्स हैं यहाँ, सबमर्ज प्लांट्स तो हैं ही, फ्री फ्लोटिंग भी है, और एक है सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गया ना, पहले ये क्यों बने बाद में ये क्यों बने। अब धीरे धीरे जब इतने तरह के प्लांट्स हो गए तो उनको खाने वाले फिशेस वगैरह जो भी दूसरे एनिमल्स हैं एक्वेटिक वो भी होंगे, उन सब का जो ये होगा फीकल मैटर वगैरह वो इकट्ठा होगा, है ना। और अगर वो नीचे इकट्ठा होगा तो नीचे थोड़ा धीरे धीरे दलदल टाइप बनने लगेगा, पूरा पानी एकदम से नहीं बदला बट थोड़ा नीचे मड यानी सॉइल का अमाउंट बढ़ गया है अब, तो इसलिए वहां पर रीड स्वैम्स आने लगेंगे। रीड स्वैम्स एक तरह से ना मार्शी प्लांट्स होते हैं, यूं समझ लो, ठीक है। एक तरह से अब ऐसा लगने लगेगा कि यहाँ पर पानी बहुत कम दिखेगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा ये कोई एक्वेटिक वाटर बॉडी है, मूवीज में दिखाते हैं ना दलदल टाइप का इलाका, बिल्कुल वैसा। और फिर दूसरे और प्लांट्स आ जाएंगे और एकदम पर्टिकुलर मार्श क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलते हैं मार्श मीडो स्टेज, और इसी में सेजेस भी होते हैं। ऐसा लगेगा कि वहां पर अब घास के मैदान बन गए हैं जिनमें एक्सेसिव वाटर भरा हुआ है, धीरे धीरे वो वाटर और सूखने लगेगा। प्लांट्स भी तो ट्रांसपिरेशन वगैरह करेंगे तो वहां पर सिर्फ मिट्टी, मतलब गीली मिट्टी, दलदल नहीं है, सॉइल वाला एनवायरनमेंट आ जाएगा और छोटे छोटे प्लांट्स स्क्रब स्टेज ग्रो करने लगेंगे, हर्ब्स, श्रब्स, इन सबको स्क्रब बोलते हैं। और फिर फाइनली ट्रीज बनेंगे और धीरे धीरे वहां पर एक फॉरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये ABCDEF फाइनली G, ये है इसका क्लाइमैक्स, ठीक है। पायोनियर होगा ये, डन। तो यहां पर देख लो, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद पहले फ्री फ्लोटिंग को लूं या रूटेड सबमर्ज को लूं। रूटेड सबमर्ज, ये जो सबमर्ज लिखा है ये कैसे सबमर्ज्ड है, ये रूटेड सबमर्ज्ड है, इनकी रूट्स भी हैं यहां पर, ठीक है। चलिए तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद तो सही है, फ्लोटिंग आए, फिर रीड स्वैम्प आए, सेजेस आए, मीडो एंड ट्रीज, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। द रिजर्वॉयर फॉर द गैसी, नहीं एक क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया था ना हमने। अमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल विच वन डज नॉट हैव लॉसेस ड्यू टू रेस्पिरेशन। अच्छा, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है क्या? 2 तरह के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बताए हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री। मुझे लगता नहीं है इस चैप्टर में अपन ने कुछ छोड़ा है, सब कुछ रिवाइज हो गया आप लोगों का, ठीक है। गैसियस के एग्जाम्पल्स में है कार्बन साइकिल, जिसमें CO2 की फॉर्म में वो प्लांट्स में एंटर करेगा और हमसे CO2 की फॉर्म में रेस्पिरेशन में निकलेगा, और एक नाइट्रोजन साइकिल जो आप 11th क्लास में प्लांट फिजियो में पढ़ते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल्स में आते हैं फॉस्फोरस साइकिल, दे रखा है आपकी बुक में, सल्फर साइकिल, ये इसके 2 कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो जो सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं वो रेस्पिरेशन की फॉर्म में है क्या? कहीं फॉस्फोरस और सल्फर का रेस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं। तो आपसे पूछा है इनमें से किसका रेस्पिरेशन के थ्रू लॉसेस नहीं होता? फॉस्फोरस भी ठीक है, सल्फर भी ठीक है। अब 2 ऑप्शन है और बोथ तो दिया नहीं, ऑल ऑफ द अबव दिया है। तो सोच के बताओ मुझे, ऐसी मत मतलब ऐसा माइंडसेट मत बना लेना कि गैसियस साइकिल अगर है तो रेस्पिरेटरी लॉस होगा ही होगा, नॉट नेसेसरी। कार्बन साइकिल में रेस्पिरेटरी लॉस होते हैं, बट नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन में तो जितनी नाइट्रोजन अंदर मतलब नाइट्रोजन का एयर को हम अंदर लेते हैं और निकालते हैं, उस चक्कर में नाइट्रोजन अंदर बाहर होती है, बट एज सच तो नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है ना इसमें रेस्पिरेशन में। तो इसलिए नाइट्रोजन भी एक गैसियस साइकिल होते हुए भी इसका रेस्पिरेशन में कोई लॉस नहीं होता। तो मतलब क्रॉस मतलब ठीक, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट चॉइस है। समझ गए क्यों? ठीक है, कभी कभार थोड़ा सा इस तरह डीपली सोचना पड़ता है हम लोगों को क्वेश्चंस करते वक्त, तभी कर पाओगे जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। एनसीईआरटी से तुम 10 बार भी पढ़ लो चीजों को, अगर विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के पढ़ रहे हो तो यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, हमेशा एनसीईआरटी से पढ़ो, अपने नोट्स भी देखो और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, तब जाके नीट के लिए पूरी तैयारी होगी तुम्हारी। नेक्स्ट, द रिजर्वॉयर ऑफ द गैसियस टाइप ऑफ साइकिल्स। जो गैसियस टाइप के साइकिल हैं जैसे कि कार्बन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल, उनका रिजर्वॉयर कौन है, कहां पर है वो सब? मेनली इन्वायरमेंट, यानी मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में। तो सीधा सीधा आंसर हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, हालांकि कार्बन साइकिल जो है ना उसका रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर को भी मानते हैं, बट अगेन फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना बच्चों कि जो कार्बन साइकिल है ना उसका रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर तो है ही,
उसका एक और बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है जो है ओशियानिक रिजर्वॉयर। ठीक है, बहुत बार तुम कोरिलेट नहीं कर पाते हो इस बात को, लेकिन बहुत सारा कार्बन ओशियंस में भी डिसॉल्व है CO2 की फॉर्म में, तो इसलिए कार्बन का रिजर्वॉयर अकेला एटमॉस्फेयर नहीं है, ओशियानिक रिजर्वॉयर भी है, बल्कि थोड़ा बहुत कार्बन तो रॉक्स में भी है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से जो बनती हैं, वहां भी तो कार्बन है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3C आया ना, तो इसलिए कार्बन के कई सारे रिजर्वॉयर्स हैं। यहां पर आपको इन्होंने कुछ कंफ्यूज नहीं किया, इसमें तो ना के बराबर होता है, ओशियन नहीं दिया। सिंपली अगर पूछ लें कि गैसियस टाइप के साइकिल्स का रिजर्वॉयर कौन है, तब तो एटमॉस्फेयर लिखा है एनसीईआरटी में, बट अगर कार्बन साइकिल के लिए पूछ लें और ऑप्शंस में ये सारे हों तो फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो। इफ द कार्बन एटम्स फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स, इफ द कार्बन एटम्स, इसको अभी हम ड्रॉ करते हैं, फिक्स्ड बाय producers already have passed through 3 species, the trophic level of the last species। अब इस चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो रिवाइज करने से बचा हुआ है, बहुत आसान, ये फूड चेन्स में कैसे ट्रॉफिक लेवल्स डिसाइड करने हैं। इसमें भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, बट बहुत आसानी से समझाती हूँ, देखो समझना। प्लांट्स हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे, उनका ट्रॉफिक लेवल तो फर्स्ट है ना बच्चों, ठीक है। उनको कौन खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स, पहले तो ये बताओ। हर्बीवोर्स, प्लांट्स को जो खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। इनका ट्रॉफिक लेवल कौन सा कहलाएगा? सेकेंड। हर्बीवोर्स को जो खाते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं क्या? और इनका ट्रॉफिक लेवल हो गया थर्ड। ठीक है, कार्निवोर्स को भी अगर कोई खा रहा है तो वो हुआ टॉप कार्निवोर और इनका ट्रॉफिक लेवल हुआ फोर्थ। ठीक है, अब एक और चीज देखो, ये नाम तो हमने दिए इनको सिंपली जैसे हम लेमैन वर्ड में यूज करते हैं और ट्रॉफिक लेवल की चेन हो गई। अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स की डेफिनेशन में मुझे डिफाइन करना है तो फिर ये प्रोड्यूसर्स हैं P, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। हर्बीवोर्स जो हैं वो सबसे पहले कंज्यूमर्स हुए जो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, इनको जो खा रहे हैं वो कौन है? हर्बीवोर्स को किसने खाया? कार्निवोर्स ने। कार्निवोर्स भी कंज्यूमर हैं बट वो हुए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इनको जो टॉप कार्निवोर्स ने खाया वो भी कंज्यूमर हैं बट वो हुए टर्शरी कंज्यूमर। यस और नो? जैसे प्रोड्यूसर्स में ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर या सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो हमेशा प्रोड्यूसर ही होंगे। पुरानी एनसीईआरटी इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहती थी, पीपी लिखती थी, बट अब नई में करेक्ट कर दिया, इसको सिर्फ पी लिखा गया है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर तो हमेशा प्राइमरी ही होंगे, एक ही होंगे। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो गड़बड़ क्या करते हो तुम? देखो, अगर तुमसे पूछते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन आता है तो कई बार तुम प्राइमरी कंज्यूमर कराते हो कि 1-1, ऐसा नहीं करना। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर तो हमेशा प्लांट्स आएंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड पे आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर और फोर्थ पे आएगा टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, समझ में आ गया? एक लेवल पहले वाला, 2 के साथ 1, 3 के साथ 2, 4 के साथ 3, जैसे भी लॉजिकली याद रखो, जैसे भी याद करो। ठीक है, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में इफ द कार्बन एटम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है भाई, प्रोड्यूसर ने उसको फिक्स कर लिया है, ऑलरेडी हैव पास्ड थ्रू 3 स्पीशीज। अब ये 3 स्पीशीज से और पास हो गया है, यानी ये पहली स्पीशीज हुई, फर्स्ट स्पीशीज, फिर सेकेंड स्पीशीज और फिर थर्ड स्पीशीज। तो आपसे पूछा है द ट्रॉफिक लेवल ऑफ द लास्ट स्पीशीज वुड बी। अब अगर आप इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्पीशीज प्लांट को ही मान लेते तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिखा है कार्बन एटम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर ऑलरेडी हैव पास्ड थ्रू 3 स्पीशीज। पास थ्रू, प्लांट ने तो बनाया ही था, तो पास थ्रू तो अगली स्पीशीज पे ही मानोगे ना। तो थर्ड स्पीशीज का ट्रॉफिक लेवल क्या हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हुआ। अच्छा, इन्होंने तो ट्रॉफिक लेवल भी नहीं दिया। अब इन्होंने आपसे नाम पूछा है कंज्यूमर्स के वे में, तो बताओ ये कौन से कंज्यूमर हैं? ये वाले जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, ये हर्बीवोर्स हैं बट ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ये कार्निवोर्स हैं बट ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। यस और नो? ये टॉप कार्निवोर्स हैं बट ये टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। तो यहां पर बात हो रही है टर्शरी कंज्यूमर्स की। ठीक है, स्केवेंजर्स तो होते ही नहीं है फूड चेन्स में इंक्लूड, टर्शरी प्रोड्यूसर जैसा कुछ होता ही नहीं है, टर्शरी कंज्यूमर। समझ में आ गया? ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को करना, गलत नहीं होंगे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम
इज एक्सपेक्टेड इन एन एरिया वेयर इवेपोरेशन, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक्सीड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन समझते हो ना, रेनफॉल या स्नोफॉल। तो ये कह रहा है एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर रेनफॉल से ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन नहीं कह रहा है, इवेपोरेशन, सिंपली वाटर का भाप बन के उड़ना, यानी बहुत गर्मी है, हाई सनलाइट है वहां पर, है ना, तभी तो इवेपोरेशन होगा। और इसकी वजह से सॉइल हमेशा सूखी रहेगी। तो लगभग हिंट मिल गई होगी तुम्हें। एंड मीन एनुअल रेनफॉल इज बिलो 100 mm। ये कंफ्यूज कर सकता है तुम्हें। ये चैप्टर वंस मतलब जो इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था उसमें एक बायोम से रिलेटेड ग्राफ डिस्कस किया था हमने। उसमें अगर तुम्हें ध्यान हो तो यहाँ पर डेजर्ट बना हुआ था और यहाँ पर ग्रासलैंड बना हुआ था। यहाँ ये शायद रेनफॉल का था ना, हाँ राइट। तो यहाँ पर 100 mm से कम वाला ग्रासलैंड और 50 mm से कम वाला डेजर्ट। तो यहाँ पर हम गड़बड़ कर सकते हैं कि यार मीन एनुअल रेनफॉल इज बिलो 100 mm तो ग्रासलैंड कर दो, बट ऑप्शन में डेजर्ट भी है। डेजर्ट भी तो बिलो 100 mm की ही कैटेगरी में रखोगे ना, 50 mm भी तो बिलो 100 mm है। कैसे चूज करोगे कि दोनों में से सही क्या होगा? डेजर्ट्स में सॉइल हमेशा खाली रहती है ना, सॉइल पर ज्यादा प्लांट्स होते ही नहीं है। ग्रासलैंड में तो ग्रासेस तो होती हैं, अगर ग्रासेस ने कवर कर रखा है सॉइल को तो ट्रांसपिरेशन होगा, बट इवेपोरेशन तो ज्यादा नहीं होगा ना। इसलिए यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देनी है आपको? डेजर्ट को। समझ में आ गई बात? तो अगर मीन एनुअल रेनफॉल बिलो 100 mm है तो दोनों की बात कर सकते हैं हम, बट क्योंकि लिखा है इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन तो फिर बात हो रही है डेजर्ट्स की। समझ में आ गया? चलो, द जोन एट द एज ऑफ अ लेक और ओशन विच इज ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर, एयर के एक्सपोजर में भी है और वाटर में इमर्स्ड भी है, वो कौन सा जोन है? अच्छा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में कहीं पर भी लेक के जोन्स नहीं बताए हैं, बट नीट में कई बार इस तरह की टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। तो मैं तुम्हें एक डायग्राम बताती हूँ, तुम ऐड कर लेना, कहीं भी बना लेना शॉर्ट में। इसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक। ये तो पढ़ा है ना आपने, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जैसे आपकी बुक में लिखा है ट्री, फॉरेस्ट में सबसे छोटी हाइट के ट्री, फिर बड़ी हाइट के, फिर और बड़ी हाइट के, मतलब हर्ब श्रब ट्रीज वगैरह। तो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक अगर हमें देखना है तो लेक में क्या होता है बच्चों? कोई ये एक लेक दिखाई है आपको, उसके किनारे पर कहीं तो मिट्टी वगैरह भी होगी ना। तो ये वाला जोन, ये देखो लिटोरल जोन किसको कहा है इन्होंने? लिटोरल जोन हम कहते हैं उस जोन को, इसको लगभग सबमर्ज जोन मान सकते हो आप, जिसमें क्या है, पूरी तरह पानी भी नहीं है एकदम डीप और मिट्टी भी अवेलेबल है। तो जनरली यहाँ पर कैसे प्लांट्स मिलेंगे आपको? प्लांट्स को रूट्स के लिए जगह मिलेगी आराम से, सबमर्ज रूटेड या फ्री फ्लोटिंग रूटेड प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस जोन को कहते हैं लिटोरल जोन। समझ गए? शैलो जोन, जहां पर पानी की डेप्थ कम है, नीचे प्लांट्स को मिट्टी तक सपोर्ट मिल रहा है और प्लांट्स आपको बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हैं। क्लियर? ये लिटोरल जोन है। जो दूसरा वाला जोन है डीप वाटर जोन, उसको कहते हैं लिम्नेटिक जोन, जिसमें लगभग नीचे तक पानी पानी है, बस नीचे बिल्कुल एकदम नीचे तो कहीं ना कहीं सेडिमेंट होगा ही होगा। और इस जहां पर बहुत कम सेडिमेंट होता है ना, मतलब ये यूं कह लो, या डीपेस्ट जोन जो होता है लेक का, उसको कहते हैं बेंथिक जोन। ठीक है, देन ये लिखा हुआ है इन्होंने बेंथिक जोन, यहां भी है, किसी भी चाहे शैलो हो डीप हो, जो सबसे नीचे मिट्टी की लेयर होती है उसको बेंथिक जोन कहते हैं। ठीक, अब लिम्नेटिक जोन जो है ना, ओपन वाटर जोन, उसको भी सनलाइट की प्रेजेंस के बेसिस पर जहां तक सनलाइट मैक्सिमम पहुंचती है उस जोन को कहते हैं बच्चों यूफोटिक जोन। यू यानी ट्रू, फोटो यानी सनलाइट, जहां तक ट्रू सनलाइट अवेलेबल है, जहां पर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होगी बट ऑब्वियस, वो कहलाएगा यूफोटिक जोन। लिम्नेटिक जोन का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद कुछ जोन ऐसा होता है जिसमें क्या है, जिसमें कि सनलाइट पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है, उसका कुछ लिमिटेड स्पेक्ट्रम ही यहां पहुंचता है। इन्होंने नाम नहीं दिया, आई थिंक इसको कहते हैं प्रोफंडल जोन। ठीक है, इन्होंने दिया नहीं है इसमें, कोई नहीं, दिस वन। ओके, ज्यादा जरूरी नहीं है इनमें डिटेल में जाने की, रेयर चांसेस हैं क्वेश्चन पूछने के, याद रख सको तो कर लेना, वरना कोई नहीं, अभी एनसीईआरटी से याद करने वाला बहुत कुछ है आपके पास। ओके, तो यहां पर आपसे पूछा है वो कौन सा जोन है एज ऑफ अ लेक पर, तो वैसे तुम्हें समझ में आ गया होगा, एज ऑफ अ लेक पर तो ये वाला जोन है, एंड यस इट इज एक्सपोज टू एयर ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द इमर्स्ड इन द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाई इतने अंदर वाले जोन को अगर तुम देखोगे, यहाँ थोड़ी ना हमेशा एयर का एक्सपोजर है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही तो है, बट यहाँ पर लगभग काफी अच्छा सा एयर एक्सपोजर भी है और वो वाटर में इमर्स्ड भी है।
तो इसलिए आंसर हो जाएगा लिटोरल जोन। ठीक है, लेंटिक, बेंथिक, ये सब समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इडेफिक फैक्टर्स, ये जस्ट याद कर लेना, सॉइल से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं बच्चों, उन्हें इडेफिक फैक्टर्स बोलते हैं। दिस जस्ट लिख लेना, ये टर्म कई बार नीट में आ जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस। लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है इस चैप्टर के, इकोसिस्टम से हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, जिन पे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने टैगिंग भी की थी। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विस नेचुरल इकोसिस्टम से मिलती है, हमने नहीं क्रिएट किया, नेचर हमें देती है। साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, बिल्कुल। पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन, देखो नेचर क्या क्या कर रही है हमारे लिए, पॉल्यूटेंट्स को हम लगातार फैलाए जा रहे हैं, बट आपको पता है बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जो कि नॉइज वगैरह को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो उस रेफरेंस में यहाँ पर लिखा है पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन। एंड या फिर यूं कह लो कि कई सारे जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं उनको भी तो बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह डिग्रेड करते हैं। ओके, एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करें तो नेचर तो ऐसे ही क्रिएट हुई है कि ग्लोबल वार्मिंग होती ही नहीं, बट वो तो हमने ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ा दिया जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई। तो नेचर तो हमें प्रोटेक्ट कर ही रही थी ना ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये सब नेचुरल सर्विसेज हैं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लो एकदम से पढ़ने पर तुम्हें लगता है यार ये तो शायद नेचर के थ्रू नहीं है, तो भी दो तो कंफर्म सही है ना, तो फिर ऑल ऑफ द अबव ही होता। कभी कभार इस तरह से भी लॉजिकली नहीं ज्यादा नॉलेज है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ऑप्शन टिक करें, तो दो के लिए अगर डेफिनेट हो तो फिर ऑल ऑफ द अबव ही करना है। हाँ, दो में भी तुम डेफिनेट नहीं हो, एक ही तुम्हें पता है, तो फिर तो गलती होने के चांसेस होंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं बच्चों। मुझे लगता है पूरा चैप्टर वन शॉट की तरह हमने कवर कर लिया है और विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना, एक तीर दो निशाने। चलो तो पढ़ लेना एक बार दोबारा, एनसीईआरटी से आप फटाफट देखोगे ना तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और रिवीजन करते रहना जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाए नीट का, क्योंकि इकोलॉजी को अगर एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो साफ हो जाएगी दिमाग से, ब्लैंक हो जाओगे। बीच बीच में इनके क्वेश्चंस करते रहो या इसको एनसीईआरटी से देखते रहो। ठीक है, चलो गुड बाय।